नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत सेशन कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में दोस्तों हम चर्चा करेंगे मीनिंग और टाइप ऑफ द मार्केट। ठीक है ना। तो बाजार का अर्थ और प्रकार अर्थात कि बाजार के वर्गीकरण पर दोस्तों हम आज पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बने रहे सेशन के एंड तक, जिससे कि आपको आज के इस बाजार संबंधी टॉपिक के एक एक तथ्य का मैं आपको भरपूर रूप से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, सेशन के एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आज के बाद इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बारीक से बारीक जानकारी मैं आपको आज के इस टॉपिक के माध्यम से देने वाला हूं। अच्छा, जो नए मेरे दोस्त हैं जो पहली बार हमारे सेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमारे द्वारा अभी तक पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए गए हैं। यूट्यूब पर ही दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार बना दी गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सभी प्लेलिस्ट को आप अपने सामने देख सकते हैं। या इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी है कि आप हमको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और वहां पर भी सभी सेशन एक साथ, सभी सेशन की लिंक आप क्रम अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। विषय के अनुसार, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार, ईयर के अनुसार कंप्लीट रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिए जाते हैं। इतना बताना मेरा उत्तरदायित्व था, सो मैंने संपूर्ण किया। अब बाकी आप अपना उत्तरदायित्व भली भांति समझते हैं कि आपको करना क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन को और शुरू करेंगे एक आज के सुविचार के साथ में, या कहें कि एक मोटिवेशनल विचार के साथ में। तो दोस्तों, आज का विचार है, हमारे जीवन के अंत की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जब हम गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैटलॉग लिखा हुआ है, ये जो शब्द है, ये अपने आप में शब्द ही अगर आप इस पर गौर करेंगे ना, तो ये हमारे जीवन की वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं, हमारे जीवन की वास्तविकता को हमारे सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज समाज में, चाहे समाज की बात करें या राजनीति की बात करें, जितने भी उपद्रव हो रहे हैं, समाज में जितनी भी घटनाएं घटित होती है जो हमें या हमारी समाज को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, वो सारी घटनाओं का उत्तरदायित्व उन उपद्रवियों पर नहीं है जो शक्तिशाली है, बल्कि उनका उत्तरदायित्व हम जैसे लोगों पर है जो कि चुप्पी साधे हुए हैं। अर्थात कि जब भी कोई गलत कार्य होता रहता है तो उसे देखते रहना, बर्दाश्त करना भी एक सबसे बड़ा एक गलत कार्य है, या कहे कि वो अपने आप में ही एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, हमारे शिक्षित होने का अर्थ ही क्या होता है? अगर हम शिक्षित हैं तो शिक्षित का अर्थ ही होता है कि हम उस शिक्षा का कोने कोने तक उसका प्रचार प्रसार करें। साथ ही साथ में जो भी कोई गलत कार्य हो, समाज में हो, राजनीति में हो, हमारे सामने जिस रूप में भी कोई भी गलत कार्य आता हो तो उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इसी के साथ में। और बाकी इसका तो अब दोस्तों ये जो एक दो लाइन में लिखा हुआ है, ये तो अपने आप में गागर में सागर समाने का कार्य करता है। इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है। अगर इसका बखान करने लगे तो मान लीजिए कि 1 घंटे का सेशन सिर्फ इस पे ही हो जाएगा, है ना। बाकी मैंने आपके सामने ये विचार रखा हुआ है। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ, इसकी डिटेल में जाइए तो इसका अर्थ बहुत बड़ा निकलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने आज के सेशन की। और आज के सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं, लेकिन एक नजर दोस्तों यहां पर भी डाल लीजिए, क्योंकि 4th यूनिट हमारी अब माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत चल रही है। बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को फॉलो करते हुए अगर हम बात करें तो 4th यूनिट के अंदर दोस्तों अब हम सेकेंड टॉपिक पर मूव कर चुके हैं। माफ कीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा अभी चल रहा है, मतलब कि 4th यूनिट अभी हमने स्टार्ट की है। फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, बाजार का अर्थ समझेंगे। और दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हैं या थोड़ा बहुत भी अगर आपको बाजार के बारे में ज्ञान हो तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 4th यूनिट में कंप्लीटली हम सिर्फ बाजार के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है कि बाजार का, जिसमें हमें अर्थ समझना है और प्रकार अर्थात की वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्गीकरण को देखना है, वर्गीकरण समझना है ना। तो बाजार का अर्थ और वर्गीकरण आज समझेंगे। इसके बाद हम बाद में देखेंगे कि जो एक पूर्ण प्रतियोगिता होती है, अर्थात कि बाजार की एक कंडीशन होती है, कौन सी? पूर्ण प्रतियोगिता की और एक अपूर्ण प्रतियोगिता की। देखिए,
एक कंप्लीटली पूर्ण प्रतियोगिता पर सेशन मिलेगा आपको, उसके बाद में एक मिलेगा अपूर्ण प्रतियोगिता पर। अपूर्ण प्रतियोगिता का दूसरा रूप क्या है दोस्तों? एकाधिकार, इसलिए एकाधिकार लिखा हुआ है। और इसके बाद हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता दोनों को मर्ज करेंगे और एक ऐसे मार्केट को देखेंगे जिसमें दोनों के गुण देखने को मिल सकते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। क्लियर है ना? तो 4 सेशन आपकी 4th यूनिट में होने वाले हैं जो कि कंप्लीटली बाजार पर ही आधारित होंगे। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, आज के टॉपिक में हमें क्या क्या देखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आगे सेशन का रिवीजन लगाना प्रारंभ कीजिएगा आप लोग, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। आज के सेशन में हमें क्या क्या देखना है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। तो आज के इस सेशन में बेसिकली तो हमें जो मेन हमारे टॉपिक है उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाजार का अर्थ क्या होता है, बाजार के बारे में समझेंगे। उसके बाद में कुछ विद्वानों की हम यहाँ परिभाषा को भी देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके कुछ तत्व देखेंगे जो आवश्यक तत्व है। और इसके बाद हम देखेंगे बाजार का वर्गीकरण, जो कि 4 नंबर का दोस्तों जो ये पॉइंट है, 4 नंबर का जो पॉइंट है बाजार का वर्गीकरण या प्रकार, ये आज के हमारे पूरे सेशन का आधार है। याद रखिएगा, मतलब कह सकते हैं कि आज का पूरा सेशन हमारा इस 4 नंबर पॉइंट पर ही आधारित है। ठीक है ना? आइए एक एक करके दोस्तों इन सबको समझना प्रारंभ करते हैं। बाकी सब इजी है, बस आपको जो है 4th नंबर पॉइंट का वेट करना है। लेकिन 4 नंबर का पॉइंट भी आपको तब समझ आएगा कंप्लीटली, बिना रटे हुए याद तब होगा जब इससे पहले के 3 पॉइंट आप व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, मेरे किसी भी सेशन में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, याद रखिएगा, है ना? इस विशेष बात को बस आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना मेरे सेशन में, क्योंकि याद कराने की जवाबदारी मेरी होती है और आपको व्यवहारिक रूप से ज्ञान में आपके अंदर डालूंगा। बस जो मेरी कंडीशन बताता हूं आप लोगों को, 3 कंडीशन, वो 3 कंडीशन आप लोग फॉलो कर लीजिए। मैं जवाबदारी के साथ बोल सकता हूं कि कहीं से कहीं तक कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका यहीं से बेहतरीन काम होगा। 90+% आपके, मैं दावे के साथ बोलता हूं, बीए के अंदर अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हैं जितनी आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं ना, अगर इतनी मेहनत अगर आप लोग ने कर ली ना, तो 90+% आपकी किसी में ताकत नहीं जो रोक सके आपकी, 100% आप लेकर आओगे। चलिए तो करना क्या है, 3 स्टेप कौन कौन सी है, कुछ नए स्टूडेंट है तो उनको बता दूं, बार बार रिपीट करता हूं, हालांकि आज फिर रिपीट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये लेक्चर देखना है कंप्लीटली पूरा फोकस्ड होके। लेक्चर कंप्लीट होने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्शन से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और हैंड टू हैंड रिवीजन लगाएंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद पानी भी नहीं पीना है आपको, याद रखिएगा, 1 मिनट का भी आपको ब्रेक नहीं लेना है। लेक्चर खत्म होते ही तुरंत ही आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करते ही इसका रिवीजन लगाना है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका हूबहू रिवीजन लगाना है। इसके बाद चाहे तो आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेने के बाद में उसके बाद इसी टॉपिक को आपके पास चाहे दुनिया की कोई सी भी किताब हो, उस किताब में खोल लीजिए और एक बार उस टॉपिक को वहां पढ़ लीजिए। हो सकता है पहले आपने उस टॉपिक को पहले कभी पढ़ा हो और तब समझ ना आया हो, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद और इस पीडीएफ का रिवीजन लगाने के बाद में मैं गारंटी से लिख के देने को तैयार हूं कि आपको आपकी पुस्तक का टॉपिक अपने आप समझ आने लगेगा, फर्स्ट रीडिंग में ही समझ आने लगेगा। बस ये 3 स्टेज कर लीजिए दोस्तों। ये 3 स्टेप अगर आप पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो एंड में मैं आपको ये कंप्लीट सब्जेक्ट की ये नोट्स आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा, क्रम अनुसार प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगा करके बेहतरीन तरीके से याद करके बेहतरीन तरीके से समझ के और बेहतर नंबर ला सकते हैं। चलिए अब समय को ना गवाते हुए, काफी चर्चा हो चुकी है, हालांकि आज कुछ ज्यादा ही चर्चा हो गई है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। बाजार, अगर बात करें बाजार की, तो बाजार शब्द से आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे इस शब्द का परिचय ना हो या ज्ञान ना हो बाजार का, है ना? लेकिन सामान्य अर्थ में तो सबको ही जानते हैं कि बाजार क्या होता है। अभी मैं आप लोगों से पूछूं बाजार क्या होता है, तो कोई आप में से हर कोई यही बोलेगा कि सर बाजार दैट मीन कि वो स्थान जहां पर वस्तुओं का खरीदी बिक्री होती है ना, क्रय विक्रय होता है, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, या क्रेता विक्रेता जहां पर इकट्ठे होते हैं अपनी वस्तु को बेचने के लिए और खरीदने के लिए, उस स्थान को हम बाजार कहेंगे।
बिल्कुल सही है, ये सामान्य बोलचाल के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र में इसका अर्थ बदल जाता है, अर्थशास्त्र में इसका अर्थ बदल जाता है। अगर हम अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाजार का अर्थ सिर्फ किसी स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि सिर्फ में बोला है मैंने ये नहीं बोला कि स्थान विशेष से नहीं है, मैंने बोला कि सिर्फ स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से है, उस संपूर्ण क्षेत्र से है जितने जितने क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता, क्रेता अर्थात कि वस्तु खरीदने वाला, विक्रेता वस्तु बेचने वाला, है ना। तो उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने नहीं बोला, ये अर्थशास्त्र ने बोला। क्यों बोला अर्थशास्त्र ने ऐसा? वो इसलिए बोला कि आज वर्तमान युग को देखिए, क्या क्रेता और विक्रेता सिर्फ किसी एक क्षेत्र विशेष में ही इकट्ठा होते हैं? आप फट से, आपको कुछ भूख लगी है ना, आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, क्या करेंगे? आप मार्केट जाएंगे या ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे? दोनों ऑप्शन है आपके पास में, बेसिकली दोनों ऑप्शन है। लेकिन हो सकता है आपका मूड नहीं है जाने का, आपको घर पे ही चाहिए, क्योंकि 30 मिनट का कमिटमेंट कर रखा है कंपनियों ने, है ना। तो आपको जो है घर पे ही चाहिए, तो आप ऑनलाइन करेंगे। तो क्या आपको पता है जो आपने ऑनलाइन किया वो पिज्जा कहां से आएगा, कहां से डिलीवर होगा? किसी स्थान विशेष पे ऑर्डर किया आपने? नहीं किया, एक प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर किया। वो कहीं से भी आ सकता है, जहां से भी उसका सेंटर होगा वहां से आएगा। तो क्या मतलब हुआ उसका कि दूर दूर तक फैले हुए। हो सकता है कोई ऐसी वस्तु आप ऑर्डर करते हो जो कहीं विदेश से, फॉरेन से आती हो, बाहर से आती हो वस्तु। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज वर्तमान का जो बाजार है वो किसी एक स्थान विशेष में सिमट कर नहीं रह चुका है, बल्कि वो फैल चुका है, उसका विस्तार हो चुका है, बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है। इसलिए इसके विभिन्न जो है स्तर पाए जाते हैं। यहां तक का ठीक है ना। देखिए इसका कारण यह है दोस्तों कि देखिए कि आज वर्तमान युग में वस्तुओं की जो खरीद बिक्री होती है वो एजेंटों के और नमूनों के माध्यम, नमूना मतलब कि जो सैंपल होते हैं, सैंपल के माध्यम से होती है ना। आप कोई बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होती है या कॉस्टली होती है, तो उसका सैंपल के आधार पर उसको परचेस कर लिया जाता है ना। वस्तु लेकर के घूमना नहीं पड़ता, बल्कि सैंपल के आधार पर उसकी खरीद बिक्री हो जाती है, ठीक है ना। तो वस्तु विशेष के खरीदार और विक्रेता जो है बड़े क्षेत्र में दूर दूर तक फैले रहते हैं। इनके बीच वस्तुओं का लेन देन जो होता है वो पत्र व्यवहार से भी होता है, टेलीफोन से भी होता है, तार वगैरह इन सब के माध्यम से हो सकता है। तो अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ जो है उस स्थान विशेष से ना होकर के संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां पर वस्तु विशेष की खरीद बिक्री की जाती है। दैट्स ऑल, यही है बाजार अर्थशास्त्र की दृष्टि से। क्लियर हुआ ना? ये सिंपल सा फंडा था बाजार का, ये अर्थ हुआ बाजार का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे परिभाषा की। तो ये परिभाषा सिर्फ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। दो परिभाषा हैं, दो विद्वान हैं, एक है चैपमैन साहब और एक है एली। इन दोनों के द्वारा परिभाषित किया गया है बाजार को, और एकदम आसान है, पढ़ते ही समझ आएगा। बस इतना सा जो आपको याद रखना होता है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, है ना। तो दोस्तों ये दो परिभाषाओं में से अगर आप याद, आपको दोनों परिभाषाएं करनी है, लेकिन अगर एक परिभाषा की भी अगर आपको याद रहती है एग्जाम तक, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परिभाषा बहुत इजी है। चैपमैन साहब कहते हैं कि बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं, बल्कि इसका संबंध एक या अनेक वस्तुओं तथा अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं से है। मतलब एक या अनेक वस्तु या एक या अनेक क्रेता विक्रेताओं से है, जिनमें आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है, प्रतियोगिता होती है ना। प्रतियोगिता होती है मतलब कंपटीशन होता है, बाजार में होता ही है ना कंपटीशन, तो ठीक है ना। एली के अनुसार ये क्या कहते हैं कि बाजार से हमारा तात्पर्य उस सामान्य क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियां क्रियाशील रहती है, ठीक है ना। कुछ आवश्यकता समझाने की यहां पर, यहां तक का क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसके आवश्यक तत्वों की, एलिमेंट ऑफ द मार्केट्स की बात करेंगे। इसमें 5 एलिमेंट पर हमें चर्चा करनी है। 5 एलिमेंट एकदम इजी है, मतलब तत्व यार, सिंपल सी बात है। कौन से तत्व होते हैं मार्केट के, कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं। देखिए पढ़ी, मैं खाली पढ़ के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कोई आप 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो कि एक एक चीज मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, है ना। जरूर देखिए यार, जहां पर समय लगेगा ना वहां समय दूंगा, और जहां समय की आवश्यकता नहीं है वहां समय में पास कर दूंगा, निकल जाऊंगा आगे। ये डेटा लाना मेरी मजबूरी है। रीजन, आपकी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके जो डाटा है, आपका जो कंटेंट है ना, उसमें ये बेहतरीन कंटेंट उस डेटा में शामिल करना है मुझे। इस कारण से मैं ये
पीपीटी में जो है डालता हूं इस प्रकार के डेटा को, ताकि आपका डेटा किसी भी प्रकार से कुछ भी ना छूटे। एग्जाम में मान लो आपसे एलिमेंट पूछ लिए गए तो क्या करोगे आप तो फिर मुझे कल से गाली बकोगे, अरे यार वो यूट्यूब वाले सर ने ना कुछ भी नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया तो वो तो आया नहीं, और ये तत्व पूछ लिए, तत्व उन्होंने बताया नहीं। तो रीजन है दोस्तों इसका लाने का, है ना, लेकिन इजी तत्व है, आप स्वयं से कर सकते हैं। मैं पढ़कर आगे बढ़ रहा हूं, समझ ली, देखिए पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को। एक क्षेत्र, क्या मतलब हुआ एक क्षेत्र का, समझिए। आधुनिक बाजार का स्वरूप अत्यंत व्यापक है, यह किसी स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होता है। बताइए, कुछ समझाना है इसमें। एक क्षेत्र, एक स्थान नहीं बल्कि एक क्षेत्र, ये क्या है, मार्केट का एक तत्व है ना। ये एक स्थान नहीं है बल्कि एक क्षेत्र है पूरा। अब वो उसमें स्थानीय बाजार भी हो सकता है, प्रांतीय बाजार भी हो सकता है, राष्ट्रीय बाजार भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार भी हो सकता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं एक वस्तु, क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु। तो यार बिना वस्तु के कोई बाजार हो सकता है क्या, चाहे बाजार कुछ भी होगा। क्रेता जाएगा तो क्या, किस लिए जाएगा, खरीदने के लिए जाएगा, तो खरीदने के लिए वो प्रोडक्ट तो होना चाहिए। विक्रेता जाएगा तो किस लिए जाएगा, बेचने के लिए जाएगा, तो क्या खाली हाथ जाएगा, नहीं ना, कुछ बेचने के लिए जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट साथ लेके जाएगा, इसलिए एक वस्तु होना आवश्यक है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं इसमें। क्रेता विक्रेता, भाई ये दो तो हीरो है, बाजार के दो हीरो है ना, ये तो भूमिका निभाते हैं पूरे बाजार में। क्रेता और विक्रेता का बिना कोई बाजार का अस्तित्व हो सकता है क्या, तो ये भी तत्व है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला है स्वतंत्र प्रतियोगिता और एक मूल्य। स्वतंत्र प्रतियोगिता और एक मूल्य, दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब ये हुआ दोस्तों, एक बाजार वही बाजार हो सकता है जिसमें एक वस्तु के बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता हो और उस वस्तु खरीदने वाले भी बहुत सारे क्रेता हो। मतलब ये कि किसी विशेष वस्तु पर किसी एक विक्रेता का अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसी परिस्थिति को हम बोलेंगे स्वतंत्र प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता। क्लियर है। तो यहां पर मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता बल्कि पूरा बाजार मिलकर के उस मूल्य का निर्धारण करता है, ठीक है ना। बात करें एक मूल्य की, तो दोस्तों इस जो स्वतंत्र प्रतियोगिता वाला, इसको मैंने क्या बोला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी बोला है। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में एक मूल्य होता है, सभी वस्तुएं चाहे कितनी भी होगी उन वस्तुओं का मूल्य एक जैसे। प्रेजेंटर है, अगर ये प्रेजेंटर 10 विक्रेता बेचने आए हैं बाजार में, तो 10 विक्रेताओं का मूल्य एक समान ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो इसलिए करते ताकि अपना प्रोडक्ट जल्दी बेच ले, है ना। ऊपर नहीं करेंगे, कमी करके बेचेंगे, ज्यादा बेचना हो तो। ये कल हमने पढ़ा था ना, है ना, एक से ज्यादा इकाई बेचनी हो जल्दी तो क्या करना होगा, मूल्य को गिराना होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की, और वो मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है हमारा बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट, ठीक है ना, या फिर टाइप ऑफ द मार्केट। मेरे बहुत इतने मासूम स्टूडेंट भी है मेरे साथ में कि अगर मैं वर्गीकरण बोलूंगा ना तो बोल देंगे सर आपने प्रकार नहीं पढ़ाए हैं, और प्रकार बोल दिया तो सर आपने वर्गीकरण तो पढ़ाया ही नहीं है। इस कारण से मुझे दोनों एक साथ लिखकर लाना पड़ रहा है, बाजार का वर्गीकरण भी और बाजार का प्रकार भी, है ना। तो संतुष्ट हो जाइएगा, कंटेंट पूरा मिलता है। बस पता है ये यहाँ कंफ्यूजन क्यों होती है, जो नए स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, उनकी कोई गलती नहीं बता रहा हूं कि आपको समझ नहीं आता है। दोस्तों मैं आपकी गलतियों को बताने के लिए यहां पर नहीं आया, बल्कि आपकी गलतियों को समाप्त करने के लिए मैं यहां पर हूं। तो अपनी गलतियों को पहचाने। आप बीए के स्टूडेंट होने के बावजूद आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि आपको यह नहीं पता होगा कि प्रकार और वर्गीकरण एक ही होता है। तो ये फिर है ना, समझ जाइए इस बात से। तो ये कमी क्यों है हमारे अंदर, वो कमी सिर्फ इसलिए है कि हम पढ़ाई को समय कम दे करके और यूट्यूब को या व्हाट्सएप को, है ना, इन सब चीजों को, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह, इनको समय कुछ ज्यादा ही देते हैं और मोबाइल से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं ना। तो ये गलती थोड़ी सी कम कर दे। मैं जानता हूं गलती तुम सुधारोगे तो नहीं, लेकिन थोड़ी कम तो कर ही सकते हो यार, है ना। थोड़ा सा पढ़ना है, 3 साल का चैलेंज है आपके सामने, और फर्स्ट ईयर में हो तो 3 साल तक आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों पढ़ना है तो थोड़ा सा क्यों ना, है ना, स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करें अपनी किताबों पर, जो किताबें आप लेकर आए हो ना, उन किताबों को थोड़ा समय दें, उनको पढ़े। मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रखना चालू करें यार, थोड़ी हैबिट बनाए अपनी, डेवलप करें। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाल करके, या थोड़ा सा इसकी शुरुआत करें डेटा बंद करके,
है ना, डेटा बंद करके और थोड़ा सा किताबों के साथ समय गुजारें, जरूरी है। चलिए, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके वर्गीकरण की या प्रकारों की। तो कितने प्रकार हमें यहाँ देखने हैं, तो बेसिकली नंबर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि 6 प्रकारों पर हमें यहाँ बात करना है, या फिर बाजार का जो वर्गीकरण करना है, हमको क्लासिफिकेशन जो करना है ना, वो 6 कैटेगरी में करना है, 6 अलग अलग कैटेगरी में करना है। कौन कौन सी कैटेगरी? सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र के आधार पर, कि बाजार को क्षेत्र के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को यही क्लियर हो जाएगा, है ना, ये वर्गीकरण यही क्लियर हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस इन 6 टाइटल को समझ लीजिए बस। पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका? क्षेत्र के आधार पर हमें बाजार के प्रकार जानने हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकार जानने हैं कि क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार का हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर, कि समय के आधार पर बाजार का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने रूपों में बाजार को तोड़ा जा सकता है। ठीक है। 2, तीसरा है प्रतिस्पर्धा के आधार पर, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के आधार पर, ठीक है ना। चौथा है कार्य के आधार पर। पांचवा है वैधानिकता के आधार पर। छठवां मिलेगा आपको वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर। अब इस 6 शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो पहले आपने कभी पढ़ा या सुना ना हो, लेकिन हां, यह वर्गीकरण पूरा आपको नया देखने को मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ये अंदर आपको समझ आने ही वाला है ना। अब इसके अंदर भी हमें करना क्या है दोस्तों? अब इसका एक क्लासिफिकेशन अभी नहीं हुआ है दोस्तों, क्लासिफिकेशन तो अब होगा, अब होगा। 6 प्रकार हमने यहां देखे, 6 आधार देखे हमने, जिन आधारों पर हम बाजार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम क्षेत्र के आधार पर बता सकते हैं कि बाजार एक क्षेत्रीय भी हो सकता है, प्रांतीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। समय के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि यह अति अल्पकालीन हो सकता है, अल्पकालीन हो सकता है, दीर्घकालीन हो सकता है, अति दीर्घकालीन हो सकता है। प्रतिस्पर्धा के आधार पर बोल सकते हैं हम पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है। कार्य के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर वस्तुओं की इस प्रकार से अलग अलग प्रकार हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक को समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार की। स्थानीय बाजार का मतलब समझ जाइए, जो आपके आस पड़ोस में जो मंडी लगती है ना, सब्जी मंडी मान लीजिए, जो सब्जी मंडी लगती है ना, वही आपका स्थानीय बाजार है ना। जहां पर आपको दूध दही मिलता है, सब्जी अंडा मच्छी वगैरह जो मिलती है ना, वही आपका स्थानीय बाजार है ना। एक क्षेत्रीय बाजार, स्थानीय बाजार, ठीक है ना। यहां पर ऐसी वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता आते हैं जो जिन वस्तुओं की मांग बहुत कम होती है। वस्तुओं की मांग कम होती है लेकिन दैनिक होती है, रोजमर्रा की वस्तुएं होती है ऐसी, इनकी मांग कम होती है। साथ ही साथ में ये शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं होती है, इसलिए इनको क्षेत्रीय बाजार में बेच दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ की इस बाजार की एक सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों इसकी ये है कि इसमें देखिए, इसमें एक छोटे से क्षेत्र में ये बाजार सीमित होता है। किसमें? छोटे से क्षेत्र में एक बाजार सीमित होता है। बस इतनी सी बात आपको यहां पर विशेष रूप से याद रखना है, एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होता है। क्षेत्रीय बाजार बोल दिए, स्थानीय बाजार या क्षेत्रीय बाजार एक ही इसका मतलब होता है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इससे थोड़े से बाजार का रूप बढ़ जाएगा। अब बोलेंगे हम प्रादेशिक बाजार। कौन सा? रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट तो ये एक प्रांतीय बाजार होता है, ये एक प्रांतीय, पूरे प्रांत का बाजार होता है, पूरे प्रांत का बाजार होता है। इसमें वस्तुएं भी थोड़ी बड़ी मिलती है, प्रांतीय बाजार होता है, इसमें वस्तुएं बड़ी मिलती है, फेमस वस्तुएं मिलती, ब्रांडेड वस्तुएं मिलती है, जो ब्रांड बन चुकी होती है। इनमें वस्तु की मांग और पूर्ति प्रदेश तक, पूरे प्रदेश तक, पूरे राज्य तक सीमित रहती है ना। मतलब पूरे राज्य से कहीं से भी इसकी मांग आ सकती है। जैसे एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, जैसे राजस्थान की पगड़ी, राजस्थान की पगड़ी, गुजरात की साड़ी, है ना। राजस्थान की पगड़ी, गुजरात की साड़ी, और भी कुछ आप लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से ऐड कर दीजिए, अपने राज्य के अनुसार आपके राज्य में और क्या फेमस है वो ऐड कर दीजिए, वो सब बन जाएगा, है ना। जैसे राजस्थान की पगड़ी की पूरे राजस्थान में उसकी डिमांड है, गुजरात की साड़ी की तो वैसे तो बेसिकली तो पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में डिमांड है इसकी। जहां जहां पर भी साड़ियों का प्रचलन है वहां वहां तक गुजरात की साड़ियों की डिमांड है। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि गुजरात की जो साड़ी है उसकी डिमांड पूरे गुजरात राज्य में है ना। तो इसी प्रकार से उस राज्य विशेष में जो वस्तु फेमस है उसकी डिमांड पूरे राज्य में होती है, उसी को हम प्रांतीय बाजार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना।
चलिए अगला रूप इसका देखिए दोस्तों, अगला वर्गीकरण देखिए इसका, माफ करना, इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है राष्ट्रीय बाजार और अगला आएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। राष्ट्रीय बाजार पूरे राष्ट्र का जैसे हमने देखा सबसे पहले स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार एक छोटा सा क्षेत्र जिसमें स्थान विशेष की वस्तुओं को बेचा जाता है। उसका रूप बड़ा प्रादेशिक बाजार अर्थात कि प्रांतीय बाजार, राज्य स्तर का बाजार बन जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का मतलब पूरे देश के स्तर का बाजार बन जाता है। तो जब किसी वस्तु की मांग पूरे देश में हो जाती है, कोई वस्तु ऐसी है जो उस देश की फेमस हो चुकी है, पूरे देश में उसकी डिमांड है, जैसे मैंने अभी बताया गुजरात की साड़ी है ना, तो पूरे देश में उसकी डिमांड है, तो उस वस्तु का बाजार कैसा कहलाएगा? राष्ट्रीय बाजार कहलाएगा दोस्तों, है ना। तो जैसे देखिए लिखा हुआ है वहां भारत की साड़ियां, कांच की घड़ियां, तो कांच के और भी बहुत सारे सामान, कई सारे सामान है यार, भारत के मसाले, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं भारत की जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, उसकी डिमांड की जाती है, अलग अलग राज्यों के माध्यम से की जाती है। क्लियर है? आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार का मतलब यह हुआ जब हम एक देश से दूसरे देश में, जो हम बोलते हैं ना आयात और निर्यात, तो ये आयात और निर्यात शब्द कहां इस्तेमाल करते हैं? जब देश की सीमा से बाहर इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा हो, आयात का खरीदने का या निर्यात का बेचने का, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए हो, तब ऐसी वस्तु का जो बाजार होता है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, गेहूं, चावल और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, धातु के रूप में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, वो बहुत सारी वस्तु होती है जिनका आयात निर्यात किया जाता है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये फर्स्ट टाइप जो था हमारा क्षेत्र के आधार पर, वो अब आपको समझ आ चुका होगा। कोई डाउट यहां तक का मेरे ख्याल से तो नहीं बचा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम समय के अनुसार या समय के आधार पर हम बाजार को कितने भागों में तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बाजार को 4 भागों में यहां पर भी तोड़ेंगे, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और फिर दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन, है ना। तो अति अल्पकालीन जिसमें बहुत कम समय होता है, वस्तुओं के पूर्ति करने का बहुत कम समय होता है। आइए पढ़ते चलते हैं, समझ चलते, क्योंकि अगर एक एक को, क्योंकि सिंपल कंटेंट है यार दोस्तों, बहुत सिंपल है ये, और इनको इस तरह समय ले लेकर मैं समझाने लगा ना तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, और मुझे खुद नहीं लगता है यहाँ पर कि यहाँ आवश्यकता है समय देने की ना, इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना तो करूंगा कि जो स्टूडेंट नए हैं, जिनको थोड़ा कम समझ आता है, तो वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से। चलिए अति अल्पकालीन बाजार को दैनिक बाजार भी, दैनिक मतलब कि जो रोजमर्रा का सामान बेचता हो ना, उसको हम दैनिक बाजार कहते हैं ना, तो दैनिक बाजार भी कहते हैं। अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की जो पूर्ति होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, इसका मतलब क्या हो जरा समझिए। जो अति अल्पकालीन बाजार होता है दोस्तों, ये छोटा मार्केट होता है, छोटा बाजार होता है, और दैनिक सामान का ही बाजार होता है, ये दैनिक वस्तुओं का बाजार होता है। यहां पर क्या होता है कि जो पूर्तिकर्ता या जो उत्पादक होते हैं, वस्तु की पूर्ति कौन करेगा बाजार में? जो उत्पादक होगा। तो वो उत्पादकों के पास इतना समय नहीं होता है कि अगर बाजार में अचानक से मांग बढ़ी तो उसकी सप्लाई कर देंगे फट से। जैसे मान लेते हैं कि सब्जी मंडी है, सब्जी बाजार है, अब सब्जी मान लेते हैं कि वहां टमाटर बिकने, टमाटर की जो है एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, तो बताइए सप्लायर कहां से लाएगा टमाटर, और टमाटर के वहां पर सप्लाई कैसे करेगा, वो पूर्ति कैसे करेगा? संभव नहीं, वो स्थिर होती है। जो सुबह आ चुका एक बार, है ना, बस उतना ही माल बिकेगा, उससे ज्यादा की पूर्ति वहां नहीं होती है। कभी जाके देख लीजिए मंडी में, कोई दूसरी बार जाकर के वहां सप्लाई नहीं करता है ना। बड़ी से बड़ी मंडियों में तक एक ही बार सप्लाई होती है, ठीक है ना, एक ही बार सप्लाई होती है। क्लियर है? तो इसलिए कहा गया है कि यहां वस्तु की जो पूर्ति होती है ना, वो पूर्ति स्थिर होती है, बार बार नहीं होती, एक बार होती है बस। उत्पादकों के पास इतना समय नहीं होता है, या इतना कम समय होता है कि वो वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ा नहीं सकते। इस प्रकार की प्रमुख वस्तु जो होती है, देखिए दूध, दही, मछली, अंडे, सब्जी, ये सारी वस्तुएं होती है ना, ये सारी वस्तु इसके अंदर आती है। आगे बात करें अल्पकालीन में, तो इसमें समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा समय बढ़ जाता है, तो यहां उत्पादक को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। देखिए अल्पकालीन बाजार में ये ऊपर वाला अति अल्पकालीन था, याद रखिएगा, और ये अल्पकालीन है ना। तो अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति स्थिर नहीं होती है, कैसी? स्थिर नहीं होती है, मतलब ये पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। कैसे? देखिए मांग के अनुसार पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें अति अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा कुछ अधिक समय रहता है।
परंतु इतना भी समय नहीं रहता कि मांग और पूर्ति में पूरी तरह से समायोजन कर लिया जाए। थोड़ा समय जरूर मिलता है इसमें, लेकिन इतना समय नहीं मिलेगा कि अगर मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी तो उस मांग की पूर्ति कर दे। थोड़ा समय मिल जाता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है ना। तो चूंकि अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति को मांग के अनुरूप पूरी तरह से समायोजित नहीं किया जा सकता, अतः मूल्य पर मांग का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। मूल्य पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सब्जी मंडियों में जाते हैं आप लोग, तो एक बेहतर एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं यार, क्योंकि सब जानते हैं सब्जी मंडी को। सब्जी मंडी जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, अगर शॉर्टेज हो जाता है किसका, सब्जियों का, तो उसका रेट अचानक से बढ़ा देते हैं वो लोग, है ना। अचानक से रेट बढ़ जाता है ना। ये अभी चलिए छोड़िए, पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे होंगे, मैं आज वर्तमान की बात करूंगा, और हो सकता है आप 6 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि आज के समय में अभी अगर हम बात करें दोस्तों, जिस क्षेत्र में मैं यहाँ रहता हूँ वह टमाटर की अगर हम रेट की बात करें, टमाटर की बात करें, क्योंकि ये रोजमर्रा की वस्तु है और चूंकि हर प्रत्येक परिवार में लगती है, तो टमाटर की अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 140 से 150 या 160 रुपए प्रति किलो प्रति केजी टमाटर की बिक्री अभी हो रही है मार्केट में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई है। सिर्फ सप्लाई है। सप्लाई पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है जितनी की इसकी मांग है। मांग के अनुरूप इसकी सप्लाई ना होने के कारण ही इसका रेट इतना बढ़ा हुआ है ना। तो दोस्तों अगर आप 6 महीने बाद इस सेशन को देख रहे हैं ना, तो ज्यादा आप इसको ना इग्नोर कर दीजिएगा मेरे इस कथन को, जो मैंने अभी आपको रेट बताई है टमाटर की, है ना। उस समय कुछ और हो सकती है, उस संभवतः कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। इंडिया में रह रहे हो आप लोग ना। आलू, प्याज आदि ये सबका बाजार जो है अल्पकालीन बाजारी ये कहलाता है। क्लियर है यहां तक का ना। चलिए इसका थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, तीसरा रूप देख लेते हैं। कौन सा तीसरा रूप होगा? दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट, तो दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत जो पूर्तिकर्ता होते हैं दोस्तों, जो उत्पादक होते हैं, उनके पास में समय पर्याप्त होता, अच्छा खासा समय होता है। इस बाजार में मांग के जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो वो पूर्ति को भी बढ़ाना चालू कर देते हैं, है ना। मांग बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ा देंगे वो लोग। तो पूर्तिकर्ता के पास इतना समय होता है कि वो मांग अगर बढ़ती है तो अपने साधनों की पूर्ति उस मांग के बराबर में कर देंगे, जिससे बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन बना रह सकता है। इसके बाद बात करें अति दीर्घकालीन बाजार, तो इसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। यहां पर तो मांग और जो पूर्ति में जो थोड़ा बहुत प्रतिरोध था, वो प्रतिरोध पूरी तरह समाप्त तो हो जाता है। यहां पर कैसे? दीर्घकालीन बाजार में उत्पादकों के पास इतना अधिक समय होता है कि वस्तु की पूर्ति तो क्या, अगर डिमांड आई ना तो वस्तु को बना करके फिर उसकी पूर्ति कर देंगे। इतना लंबा समय होता है इस प्रकार के बाजार में, ठीक है ना। देखिए इसमें अति दीर्घकालीन बाजार में मांग को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी वस्तु थी? जनसंख्या, फैशन, रीति रिवाज, खान पान, ये ट्रेडिशन होता है ना। ट्रेडिशन होता है, तो पता रहता है लोगों को 6 महीने बाद कौन से ट्रेडिशन का, किस प्रकार का, कौन सा क्या त्योहार वगैरह क्या आने वाला है, तो किस प्रकार की मांग बढ़ेगी उसकी तैयारी पहले से हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दोस्तों अब देखेंगे हम तीसरा वर्गीकरण। तीसरा तो वो प्रतियोगिता के आधार पर है, और प्रतियोगिता के आधार पर है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एक है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और तीसरा आएगा एकाधिकारी बाजार, ठीक है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अर्थात कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है, परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है, जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होती है, तब बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान रहता है ना। तो क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान रहता है। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है कि ऐसी प्रक्रिया है बाजार की जिसमें कोई वस्तु अगर है तो उसके क्रेता भी बहुत सारे होंगे और विक्रेता भी बहुत सारे होंगे, इसलिए में आपस में कंपटीशन पाया जाता है। अगर आप किसी को अधिक जो वस्तुएं बेचनी है तो उसे अपनी कीमत गिराकर बेचनी होगी, तभी जाकर के जो क्रेता, खरीदने वाला जो उपभोक्ता है, वो उस वस्तु की ओर आकर्षित हो पाएगा। तो आज क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से क्या किया जा रहा है दोस्तों, प्रलोभन दिए जाते हैं, आपको इतना % डिस्काउंट दिया जा रहा है, इतना % डिस्काउंट दिया, और हमको जहां पर ज्यादा % डिस्काउंट मिलता है हम उसकी ओर मूव कर जाते हैं, उसकी वस्तु को परचेस कर लेते हैं। यही तो कॉम्पिटिशन है ना। और अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या हुआ कि अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब यह हुआ कि ये प्रेजेंटर जो कंपनी बना रही, बस इस पूरी भारत में एक ही कंपनी बनाती है, एक ही व्यक्ति बनाता है, अब हर हालत में उसी से खरीदना है। तो अब उसके बाद तो वो जो रेट चाहे वो हमसे वसूल कर सकता है ना। अब इसमें तो हम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ना कि हम किसी और से जाके खरीद लें, तो उस बाजार को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता अर्थात कि एकाधिकारी वाला बाजार हो जाएगा। ये इसका पूर्ण अधिकार हो जाएगा। देखिए बेनहम साहब ने कहा इस बारे में कि अपूर्ण बाजार उस दशा में कहा जाएगा जब विक्रेता और क्रेताओं का
या कुछ विक्रेता और कुछ क्रेताओं का एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ या मांगा हुआ मूल्य ज्ञात नहीं रहता। मतलब कि यहां क्रेताओं को और विक्रेताओं को वस्तु का मूल्य पता नहीं रहता है, वस्तु का मूल्य पता नहीं रहता है और वो फिर अपने मनमानी रेट में बेचते हैं, मनमानी कीमत पर बेचते हैं। इस बाजार में क्रेता विक्रेताओं की संख्या कम रहती है ना, इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता, इनको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता, इसलिए ये अपनी वस्तु की कीमत खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, है ना। और इससे भी जो भयानक रूप देखने को मिलता है वो इसमें मिलता है एकाधिकारी बाजार में, मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में जो मैंने अभी 1 मिनट पहले जो भी आपको बताया है ना कि वस्तु पर एकाधिकार होना, वो पूरी टर्म इसी की है। एकाधिकार बाजार उसे कहा जाएगा जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक होता है, उसकी स्तनापन्न वस्तु, मतलब उसका ऑप्शन भी दूसरा हमारे पास कुछ नहीं होता है। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा स्पीड से खींचते दोस्तों, अभी और काफी समय बचा हुआ है। कार्य के आधार पर अगर बात करें तो विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, नमूने द्वारा, श्रेणी के आधार पर बाजार। चारों टर्म सिंपल है, फटाफट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। विशिष्ट बाजार का मतलब क्या हुआ दोस्तों? विशिष्ट बाजार का मतलब हुआ कि कुछ बाजार में विशेष प्रकार की वस्तुओं का ही क्रय विक्रय किया जाता है, विशेष प्रकार की वस्तुओं का ही क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब एक बाजार स्पेशल एक बाजार होता है जिसमें सिर्फ उसी वस्तु का की खरीद बिक्री होती है। जैसे कि आज भारत में फेमस है ना सराफा बाजार। सराफा बाजार उसमें क्या होता है? सराफा बाजार क्या, अब भाई एमपी वाले विशेषकर इंदौरी रात का समय नहीं, मैं दिन का बोल रहा हूं, क्योंकि सराफे में रात में मिठाइयां बहुत मिलती है वहां पर, है ना। तो और विशेषकर भारत के लगभग सभी सराफों में यही प्रचलन चलता है, दिन में सोना चांदी और रात में मिठाई, है ना। रात में 3 से 4 बजे तक मार्केट चलता है सराफे का। तो मैं रात वाले मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये दिन वाले मार्केट की बात कर रहा हूं, वास्तविक मार्केट की बात कर रहा हूं जिसके लिए सराफा बना हुआ है। तो सराफे में क्या होता है? सोना चांदी की बिक्री होती है। तो क्या है सराफा? क्या है? एक विशिष्ट बाजार है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेशलाइजेशन किया गया है वस्तु का, स्पेशल वस्तु ही वहां बेची जाती है, सोना या चांदी, दैट्स ऑल, है ना। वहां जूते चप्पल नहीं मिलेगा आपको। चलिए इसके बाद मिश्रित बाजार, मतलब वहां पर सभी वस्तुएं मिल जाएगी आपको, लगभग एक से ज्यादा, 2 या 2 से बहुत सारी वस्तुएं एक ही बाजार में देखने को मिल जाएगी, उसको मिश्रित बाजार कहेंगे। नमूने द्वारा बाजार, कुछ बाजार ऐसे भी होते जैसा आपने कभी अनाज मंडी में जाइएगा, अनाज मंडी में पूरे अनाज को लेकर के नहीं बैठे होंगे, उसके छोटे सैंपल लेकर बैठे होंगे, है ना। तो सैंपल और भी कुछ कई प्रकार की जो है प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, कई प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, अभी मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहे हैं, अचानक से नहीं आ रहे, तो मैं उनका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूं। बट कई प्रकार के ऐसे वस्तुएं होती है, प्रोडक्ट होते हैं जिनको सिर्फ सैंपल के आधार पर ही खरीद लिया जाता है, थोड़ा सा सैंपल दिखाया जाता है, उस सैंपल के आधार पर जो है उसका बड़े बड़े ऑर्डर बुक हो जाते हैं और वो, है ना, खरीद बिक्री उसकी चलती रहती है, उसको हम बोलेंगे नमूने द्वारा बाजार। 34 श्रेणी का है श्रेणियों के आधार पर। तो श्रेणियों के आधार पर क्या हो गया दोस्तों? श्रेणी के आधार पर मतलब ये मान लीजिए कि एक ब्रांड के आधार पर, ब्रांड के आधार पर एक ब्रांड वाला मार्केट भी होता है ना। जैसे एक अपनी ग्रेड बन जाती है, एक ब्रांड बन जाती है, तो उसी को हमने बोला श्रेणी। तो देखिए आधुनिक युग में श्रेणीकरण मतलब कि ग्रेड, वस्तुओं का क्रय विक्रय बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। इस प्रणाली में वस्तुओं को कई विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है ना। इन्हीं वर्गों या श्रेणियों के आधार पर जो है सौदे किए जाते हैं। जैसे देखिए भारत में चलता है ना 147 गेहूं या सरबती गेहूं, तो गेहूं की अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग श्रेणी बना दी गई अलग अलग। क्लियर है। चलिए अगले में मूव करेंगे, नेक्स्ट है वैधानिकता के आधार पर। तो यार वैधानिकता के आधार पर क्या पढ़ोगे आप? एक लीगल है और एक इलीगल है, एक उचित या एक वैध बाजार है, मतलब एक फेयर मार्केट है, और एक जो है इलीगल मार्केट है ना। तो देखिए फेयर मार्केट अर्थात कि वैध बाजार कौन सा होगा? जहां पर सरकार की परमिशन होती है, जहां पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, जहां सरकार को डायरेक्ट टैक्स जाता है। और जो है इलीगल बाजार कौन सा होगा? जहां बस सरकार को पता ही नहीं कि हाँ इस प्रकार के बाजार वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है या बाजार सरकार को टैक्स नहीं जाता, वो इलीगल बाजार हो जाता है। दैट्स ऑल। इलीगल काम कौन सा होता है? जहां जिसमें सरकार को टैक्स नहीं जाता वो इलीगल होता है, कोई सा भी कार्य चाहे वो, ठीक है ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है हमारा वस्तु की प्रकृति के आधार पर। तो वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी हम बाजारों को अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए उपज के आधार पर तोड़ सकते हैं, तो जिस बाजार में उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन करके जो बेचा जाता है उसको हम उपज का बाजार कहते हैं। इसके अलावा स्कंद बाजार, जहां पर हम अंश, प्रतिभूतियां, स्टॉक ये सब बेचते हैं, उसे हम स्कंद बाजार, जैसे शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रकार का होगा धातु बाजार, जिसमें जैसे लोहा मंडी, है ना, जैसे सराफा, सोना चांदी का विक्रय, तो ये क्या है? ये एक धातु बाजार है। क्लियर है। दैट्स ऑल। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है
कंप्लीट। बताइएगा मुझे कमेंट करके, कहीं पर कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की। और आज के सेशन से बार बार आपको ये क्लिक तो हो चुका होगा कि सर आपने बीच बीच में बताया है पूर्ण प्रतियोगिता और एक अपूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एक सामान्य सी जानकारी आपको इससे मिल चुकी है। अगले सेशन में जब हम बात करेंगे तो अब आपके लिए पूर्ण प्रतियोगिता वाला टॉपिक एकदम नया नहीं होगा। इसके बाद जो अपूर्ण प्रतियोगिता वाला टॉपिक होने वाला है, एकाधिकार वाला टॉपिक होने वाला है, वो भी अब आप लोगों के लिए नया नहीं होने वाला है। अब आपकी जानी पहचानी टर्म बनी रहेगी। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड तक बने रहने के लिए, अंतिम तक बने रहे इसका मतलब है कि आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस है ना, और बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, अगर अभी तक अगर आप चिंतित हैं, अगर आपको हमारे सभी सेशन नहीं मिल पा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी सेशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लेलिस्ट पर जाइए, कहीं पर समय बर्बाद मत कीजिए। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए आप लोग। आप जस्ट ये नीचे साइट में देख रहे होंगे, यहां पर साइट में एक लोगो लगा होगा, यही वाला लोगो, ये जो हमारा क्लासेस का लोगो है दोस्तों, ये क्लासेस का ये लोगो लगा होगा, है ना। इस लोगो के साइड में लोधाजी क्लासेस लिखा होगा, चाहे तो आप इस लोगो पे या लोधाजी क्लासेस वाले उस पर नाम पर क्लिक कीजिए, आप चैनल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद में ऊपर ऊपर इस साइड में या ऊपर की लाइन पर आपको एक प्लेलिस्ट वाला बटन दिखेगा। प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। वहां पर अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। वहां टॉपिक वाइज टॉपिक क्रम अनुसार सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों का, है ना। और बहुत जल्दी हम ये इकोनॉमी अर्थशास्त्र भी बीए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का कंप्लीट कर लेंगे। उसके तुरंत बाद में हम इतिहास को लेंगे, फिर हम समाजशास्त्र को लेंगे। हालांकि समाजशास्त्र इतिहास पर कुछ सेशन पहले हो चुके, लेकिन कंप्लीट करने का अब दौर चल रहा है ना। तो अब डेढ़ महीने में एक एक सब्जेक्ट को हम पूरी तरह कंप्लीट करने वाले हैं। अब 1.5 महीने में, याद रखिएगा, 1.5 से 2 महीने में बीए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का पूरा टॉपिक कंप्लीट। पार्ट 1 पार्ट 2, फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 पार्ट 2, सेकेंड ईयर का पार्ट 1 पार्ट 2, थर्ड ईयर का, मतलब कैसे देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट 2 महीने में कंप्लीट। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।